शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल जिसका उद्देश्य जीएसटी की दरों में कटौती के बाद परिवारों को सीधे बचत और लाभ पहुंचाना है। ये उत्सव परिवारों को बचत करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे रोजमर्रा की चीजें और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो गई हैं और इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रशांत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जीएसटी सुधार 2.0 हमने किया है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रेडर्स को भी इसमें लाभ मिलने की पूरी गुंजाइश है और जो हमारे परिवार है, देश के लोग हैं, उनको भी काफी सारे लाभ होने हैं इससे। तो ट्रेडर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो कैसी चीज इसमें नई है, जो बदलाव हम देख सकते हैं? जी, अभी जीएसटी परिषद की सिफारिश पर जीएसटी लॉ के अंतर्गत हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन को आगे आने वाले समय में डेटा एनालिसिस और रिस्क आधारित करके उसे तुरंत ही दे दिया जाएगा। जीएसटी परिषद ने यह सिफारिश की है कि रजिस्ट्रेशन लेते वक्त जो हमारे करदाता हैं उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी ऐसे करदाताओं की है जिनके डेटा को जीएसटी सिस्टम द्वारा एनालाइज किया जाएगा और उन्हें त्वरित ही 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। दूसरा वर्ग करदाताओं का ऐसे करदाता जो कि हर माह 2.5 लाख रुपए तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है पास ऑन करना चाहते हैं, ऐसे करदाताओं को भी 3 दिवस के अंदर ही रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। तो आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं हमारे छोटे करदाताओं की, हमारे स्टार्टअप्स आदि की, उसको रिजॉल्व करने में हमें काफी मदद मिलेंगी। और श्रोताओं, हमारी फोन कॉल्स, आप हमें फोन कॉल्स के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई है। हमारा स्टूडियो के नंबर है 011 यानी दिल्ली का कोड। हमारा नंबर है 23310481। दूसरा नंबर है 23717117 और तीसरा नंबर है 23717106 और एक और नंबर है 23314444। इन पर फोन करके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। और इस बीच गुजरात से रविशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज के पहले श्रोता है। रविशंकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न पूछिए। रविशंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। हाँ सर, सवाल पूछिए आपका। हाँ सर, यही सर, खाने पीने वाला जो पहले जो रेट का सामान है वही सर मिल रहा है। कम सामान में कोई कमी नहीं हुआ है जीएसटी कम होने से। जी, अमन जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, काफी सारी चीजें ऑलरेडी जीएसटी के दायरे से बाहर थी। जो कुछ प्रोसेस फूड्स होते थे वो जीएसटी के दायरे में, पैक्ड फूड आते थे वो जीएसटी के दायरे में थे, उनके ऊपर भी काफी हद तक अब वो दरें खत्म कर दी गई हैं या कम कर दी गई हैं। तीसरी चीज ये देखने की बात है, जो रिटेलर आउटलेट्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनको तो कम करना पड़ेगा, पर जहाँ पे जो रेस्टोरेंट ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे वो बिल ही नहीं काट रहे हैं, वहां पे क्या कम है क्या ज्यादा है वो आप कुछ नहीं कह सकते हैं, बिकॉज उन्होंने कोई दर धारा निर्धारित नहीं कर रखी है। तो इसलिए ये कहना कि खाने की पीने की, चाहे हम प्रोसेस घी लेके चलें, जो दूध प्रोसेस होके आता था, हाई टेम्परेचर वाला होता था, या प्रोसेस मिल्क होता था, उसमें भी कटौती करके 0 कर दिया गया है उसको। चॉकलेट्स हैं, बच्चों को पसंद आती हैं, पास्ताज होती हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड होती है, उस पर भी जो है उन्होंने खटा के उसको 5% कर दिया है। कोई 12% में थी, कोई 18% में थी। तो खाने की पीने की चीज़ों में काफ़ी चीज़ों में कटौती की गई है। अमन जी, जीएसटी की जो दरें कम की गई, जो 2 कर स्लैब हमारे सामने रखे गए हैं, आपने बताया रोजमर्रा की चीजों में काफी फर्क पड़ा है इन सारी चीजों का। मुख्य तौर पर हमारे श्रोताओं को किन किन चीजों से लाभ मिलेगा, मतलब कौन कौन सी ऐसी वस्तु जो काफी जिन पे दाम कम हुए होंगे? देखिए, पहली चीज तो ये समझनी जरूरी है कि जब ये जीएसटी लागू किया गया था अरुण जेटली के द्वारा, तब उस समय 4 दरें रखी गई थी। और 4 दरों रखने का माध्यम ये था कि क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत गरीब भी हैं, बहुत अमीर भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं, थोड़े ज्यादा भी हैं, कम भी हैं, तो अलग अलग मध्यम वर्ग के। और ये भी चीज थी कि ये नहीं पता था कि कितना जीएसटी कलेक्ट होगा, सिर्फ 40-50 हजार करोड़ की बातें हो रही थी। फिर जो कलेक्शन हुआ ऐसे ऐसे बढ़ा, अब जो है हमारे पास 1,96,00,000 करोड़ के करीब जीएसटी जुलाई के अंदर कलेक्ट हुआ। तो अब जो, क्योंकि दर इतनी अच्छी कलेक्ट हो रही है, तो सारे राष्ट्र जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, जिसकी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हमारी जो है चेयरमैन पर्सन है, और बाकी जो जितने भी वित्त मंत्री हैं उनके चेयरपर्सन हैं, मेंबर्स होते हैं, उन्होंने ये बड़ा सोच समझ के डिसाइड किया कि हर एक चीजों में जो एक आम आदमी की
जिंदगी से चीज रखती है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो डिश वॉशर हो, चाहे वो गाड़ियां हैं जो 1300 सीसी से कम की गाड़ी 1250 सीसी से कम की गाड़ियां हैं, या मोटरसाइकिल हो जो 1350 सीसी से कम की साइकिल हो। इस टाइप की जो चीजें हैं, चाहे हम खाने की दवाइयों के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल मेडिसिन के अंदर कम कर दिया गया। हेल्थ केयर के अंदर लाइफ इंश्योरेंस इंसान लेता था जिसका बेनिफिट उसमें भी डायरेक्ट टैक्सेस में भी जब रिटर्न फाइल करता था क्लेम करता है, उसमें भी खत्म कर दिया गया है। आप देखिए बसेस हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इन सब के ऊपर 5% की दरों पे लिया है, 12% की दरों से उनको उस 5% की दरों पे। बच्चों के लिए एक्सरसाइज बुक्स हैं, ज्योमेट्रिक बॉक्सेस हैं, पेंसिल हैं, क्रेयॉन है, स्कूल की और किताबों की चीजें हैं, मैप्स होते हैं जो बच्चे यूज करते हैं, शार्पनर हैं, इन सब के ऊपर घटा के 12% से 5% पे, और ज्यादातर चीजों में 5% जहां होता था वहां पे 0%, 0% पे ले आए हैं। और चीजें जो बढ़ती थी एक आम आदमी यूज करने, जैसे मार्बल है। अब मार्बल ये पहले तो बहुत अमीर लोग लगाते थे, अब एक आम आदमी भी मार्बल जैसी चीज को, सीमेंट जैसी चीजों को लेके आ रहा है, तो वहां 12% से 5% पे ले आए हैं। सीमेंट के अंदर 28% से 18% के ऊपर ले आए हैं। ठीक है जी, तो इस टाइप से चीजें की हैं। जो सिन गुड्स हैं सिर्फ, जहां पे एक इंसान को खामी होती है, चाहे वो टबैको हो, बीड़ी हो, बीड़ी पे तो कम किया है, सिगरेट हो, पान मसाला हो, या फिर कुछ ऐसी एरेटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें भी गैस भरी जाती है, चाहे वो फ्रूट वाली ड्रिंक हो या वैसी हो, उसके अंदर हम देखा है कि हमें। और इस बीच दरभंगा बिहार से मोहन पासवान हमारे साथ फोन लाइन पर है। मोहन जी, आपका सवाल क्या है? सर इकट्ठे प्रणाम सर। प्रणाम, सवाल पूछिए। सर गांव बसतपुर जिला दरभंगा बिहार से मोहन पासवान बोल रहा हूँ सर। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। गांव में लोग बहुत से वस्तु बिना रसीद के खरीदते हैं सर, ऐसे में कैसे समझे कि कितना प्रतिशत जीएसटी लग रहा है सर? नहीं, आपने दूसरा सर की जीएसटी जैसे सुविधाओं का सुविधा लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसके लिए देखभाल के लिए सरकार की किस प्रकार की योजना है सर? देखिए जी, पहली बात तो जो आपने बड़ी अच्छी बात करी, सिर्फ गांव में नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी जो छोटी चीजें कई बार खरीदी जाती हैं, ओपन मार्केट से खरीदी जाती हैं, उनमें पता नहीं चल पाता है। देखिए वहां पे कोई भी आप सामान जो पैक्ड होगा या एक चीज बनी हुई है, उसके ऊपर रेट लिखे होते हैं, उस पे दाम लिखे होते हैं, और कितना जीएसटी लगेगा। ज्यादातर जो आम मर्रा की नाम की चीजें हैं इस समय, उन पे या तो 0 जीएसटी कर दिया है, ज्यादातर चीजों पे करीबन 99% पदार्थों पे जीएसटी जो है, खाने की रिलेटेड चीजों पे, आम आदमी की मदद की रखते हुए उन पे 0 कर दिया गया है। 5% कर दिया गया है काफी चीजों के ऊपर। तो जो भी आप कंपनी का सामान ले रहे हैं जिसपे प्रिंटेड है, वो आपको, चाहे वो बिस्किट हो, ये नहीं कहूंगा कि एक छोटे दुकानदार आप बाहर परचून की दुकान से लेते हैं, वहां पे बिस्किट भी मिलता है, टॉफी भी मिलती है, सब चीजों में कम किया गया है। तो ये अब आपको देखना है, ये पता चलेगा कि कितना मिल रहा था। अभी इस महीने में थोड़ा सा ये दुकानदार भी थोड़ी बदमाशी कर सकते हैं जो बिल नहीं देते हैं, पर मेरे विचार में ये आगे जाके बिल्कुल ठीक नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। इस पीरियड में जो लोग बिल नहीं देते वो थोड़ी चोरी कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रशांत जी, जिस तरह का ये सुधार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, निसंदेह इसमें राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य और केंद्र सरकार मिल करके ही नागरिकों को लाभ पहुंचाएंगे। किस तरह का कोऑर्डिनेशन ये बनेगा जिससे लोग लाभान्वित होंगे? जी, अभी जो सिफारिश हुई है, तो हमारे जीएसटी परिषद के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी के लीडरशिप में सभी स्टेट्स ने इन रिफॉर्म्स पर अग्री किया, और जीएसटी काउंसिल के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो एक कंसेंसस के माध्यम से ही होते हैं, उसके ऊपर एक अग्रीमेंट होता है सभी स्टेट्स का। तो हमारे देश के सारे स्टेट्स इस जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए अग्रीड थे, और आने वाले वक्त में भी हम ये देखेंगे कि जिस तरह का सुधार जो अपेक्षित है जीएसटी परिषद की तरफ से, वो उसी रूप में देखा जाएगा। यही प्रोसेस रिफॉर्म्स को और आगे भी हम और अच्छे से बढ़ता हुआ देखेंगे। जी, इस बीच त्रिपुरा से अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। अविनाश जी, सवाल पूछिए आपका। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए सर, मेरा दुकान है और मैं बोलना चाहता हूँ कि जीएसटी लगने से पहले मान लीजिए सामान हमने 100 रुपए का कोई सामान दुकान में जाकर रखा हुआ है, और अभी जीएसटी कम होने के बाद वो सामान 80 रुपए में अभी बिकने का, मतलब कि जीएसटी कम हो चुका है तो 80 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो वो जो 20 रुपए का भरपाई है, मतलब कि कैसे क्या होगा? जी, प्रशांत जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जी अविनाश जी, नमस्ते। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सामान आपने 100 रुपए में खरीदा है, उसके ऊपर मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर आपने अपने कैश लेजर में ले लिया है,
तो आप उसे आने वाले समय में कभी भी अपनी आउटपुट जो टैक्स है उसको भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर में इकट्ठा हुआ है, उसको आप आने वाले समय में कभी भी जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जो आप टैक्स भरते हैं अभी, जो आप कलेक्ट करके कस्टमर से गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं, उसके एवज में आप जो इकट्ठा हुई भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका भी यूज कर सकते हैं। जी अमन जी, एक लोगों के जहन में ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं उठ रहा है कि यदि किसी सामान को उन्होंने बेचने के लिए अपने पास खरीदा हुआ, ऑलरेडी उसका टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है, अब जो अगर नए रेट के हिसाब से बेचेंगे तो ये जो डिफरेंस आएगा इसे कैसे पूरा करेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अभी समझाया गया कि कैसे इनपुट टैक्स, पर सब इनपुट क्रेडिट नहीं लेते हैं। जो एंड दुकानदार होता है, छोटे दुकानदार होते हैं, उनको ये फैसिलिटी लेने का सिस्टम नहीं आता है, ना ले पाते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा बहुत उनको नुकसान सहना पड़ेगा। मेरे विचार में उनमें से कुछ, जैसे मैंने बताया, जो बिल नहीं देते हैं वो तो नहीं सहेंगे, वो तो पूरा कर लेंगे अपना नुकसान, पर जो बिल देते हैं, बिल पे काटते हैं, उनको थोड़ा नुकसान कुछ समय के लिए सहना पड़ेगा। पर ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि जिससे उनकी भरपाई ना हो, क्योंकि जो सेल्स उनकी बढ़ेंगी अब आने आके, क्योंकि जो एक आम लोगों के दिमाग में चला गया है कि फेस्टिव सीजन है, अब इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, चीजों की दाम कम हो गए हैं, तो उसमें आदमी की जो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है वो ज्यादा खरीदने की होती है, तो इससे उनकी भरपाई पूरी मेरे विचार में होती नजर आएगी। बट थोड़ा बहुत, क्योंकि कई बार लोग माल खरीद के होल्ड कर लेते हैं कि हम बेचेंगे, आगे मार्केट में त्योहार आ रहा है उसमें बेचेंगे, तो वो जो ऐसे कर रहे हैं उनको वो बेनिफिट लेने। यहाँ पर मैं भी कह सकते जो अगली तिमाही के आंकड़े आएंगे काफी कुछ कहेंगे वो नहीं, वो मेरे विचार में तिमाही के आंकड़े अच्छे रहेंगे। जीएसटी का जो लॉस वित्त मंत्री जी कह रही थी, मेरे विचार में लॉस नहीं होगा उनको, और कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जो डिफरेंस बताया 2.5 लाख करोड़ का, इतना डिफरेंस नहीं आएगा मेरे विचार में, और वो भी कवर अप हो जाएगा बिकॉज कंजम्पशन सेल्स बढ़ेंगे। यदि लोग मतलब कवर अप करने के लिए सोच करके चलते हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तो आगे चल करके उन्हें पूरा कवर अप होना है इसमें। बिल्कुल नहीं होगा ही जी, बिकॉज देखिए आगे आने वाले 4 महीने ऐसे हैं, 6 महीने, जिनमें सभी त्योहारों, सभी रिलीजन्स की, कोई भी आप रिलीजन ले ले, उनके त्योहार हैं, उनकी शादियां हैं। हर एक जना अपना बजट लेके चलता है कि मेरे को 1 लाख रुपए खर्च करना है या 5 लाख रुपए खर्च करना है। वो ये नहीं सोचता कि मैं 5 लाख में 10,000 या 20,000 बचाऊंगा, तो वो क्या करता है कि जो उसे खरीदना है वो थोड़ा और खरीदेगा उसको, ताकि जो है वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। तो इसमें खरीदारी बढ़ेगी और उससे जो है अल्टीमेटली ग्रोथ बढ़ेगी। और हमारे अगले श्रोता आज के हैं श्रीपद पुणे जी से। श्रीपद जी, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो जी, प्रश्न पूछिए आपका। नमस्कार। नमस्कार। श्रीपाद जाकर बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। जी हाँ जी, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई अभी ये जीएसटी घटा है, तो मतलब कोई दुकान वाले अभी कौन से दाम में बेच रहे हैं, मतलब पुराने दाम से बेच रहे हैं, अभी नए दाम से बेच रहे हैं, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? कारण हर एक चीज की तो कीमत याद नहीं रहती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे जानकारी मिल सकती है मतलब उनको? जी प्रशांत जी। अभी सरकार की तरफ से यह भी इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं कि जो नई एमआरपी है, जितना इफेक्ट पड़ेगा उसको भी हर पैकेट पर दर्शाना होगा, जो भी सेलर है उसको। तो आप ये देख पाएंगे कि पुरानी एमआरपी में और नई एमआरपी में कितना डिफरेंस है। तो इसके लिए भी एक सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, तो आपको ये जानकारी होगी कि पुराना प्राइस क्या था और नया प्राइस क्या था, तो आप उसी हिसाब से उसको पे करके खरीद सकते हैं। देखिए जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे ऑनलाइन रिटेल है, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, अब तो हर एक इंसान, छोटे से छोटा बच्चा भी, गांव में भी लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, चाहे खाना मंगवा रहे हो या सामान खरीद रहे हो, तो वहां पे तो वो बदमाशी नहीं कर सकते हैं इस चीजों की। वहां पे उनको इमीडिएट 22 सितंबर सुबह 12 बजे से शुरू हुआ, मतलब 00 से, तब से उनको वो इफेक्टिव करना मैंडेटरी था, वो किया उन्होंने। जहां छोटे छोटे दुकानदार, जहां ओपन सेल होती है, वहां पे सरकार ने तो कहा है कि आप दोनों स्टिकर लगाइए ताकि आपको पता चल सके, पर दूसरा तरीका यही है कि आप 4 दुकानों से जाके पूछिए और देखिए कि क्या दाम मिल रहा है, क्या नहीं दाम मिल रहा है। ये जैसे हम नॉर्मल खरीदारी में करते हैं। अदरवाइज आपको ये देखने का सिस्टम नहीं समझ आएगा, क्योंकि दुकानदार जो बेचना चाहता है, कई बार एक ही दुकान है छोटे मोहल्ले के अंदर, तो जो उस रेट पे वो बेचना चाहेगा वो बेचेगा, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ जब वो ज्यादा अनाप शनाप रेट लेता है तब आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और फिर वहां पे टैक्स अथॉरिटीज आती हैं उनको पकड़ने के लिए। दिल्ली से हमारे श्रोता हैं धर्मवीर, जिन्होंने हमें कॉल किया है। धर्मवीर जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। एक्सपर्ट को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि पेंट जिस टाइम पर आज के तारीख में इस समय सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं और उसकी यूज भी कर रहे हैं,
4000 नंबर जो आपने बता रखा है, वो कहते हैं कि पक्का बिल दीजिए तब आप कंप्लेंट करें। अगर हम तो सामान ही ना खरीदें और हम पे अगर कंप्लेंट करने जाएं तो पहले क्या बिल लेना जरूरी है उनसे। और दूसरा सवाल मेरे ये है कि हमने कुछ हद तक हमने जो हमने चीजें खरीदनी थी इस समय हमने उनके रेट पहले से ले लिए थे, पर अभी भी दुकानदार उसमें भी कम से कम नहीं तो 3 या 4 हजार का मार्जिन जीएसटी के नाम से अभी भी वो कम ही ले पा रहे हैं, बल्कि हमसे वो 4 हजार एक्स्ट्रा ही लेंगे। जी अमन जी, देखिए जी, ऐसा है, जहां तक सीमेंट के अंदर है वहां पे तो 28% प्लस सेस होता था पहले, उसको सीधा 18% कर दिया गया है। जहां पे मार्बल है, ग्रेनाइट, उसमें भी कम कर दिया 12 से 5%। हाँ, मेरे को पेंट का मेरे विचार में मेरे ख्याल से उसमें कोई कमी नहीं आई है, पर ये देखना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां पे आप रेट लेके चलते हैं, देखिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस ले लिया है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया है कि मेरे को इस रेट पे लेना है या इस रेट पे अपना काम करवाना है, अपना ऑफिस या घर सजवाना है, तो उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। पर जहां पे आपने सामान नहीं खरीदा है और आपको खरीदना है, आपने भी रेट लिए ही हैं, पूरा सामान की आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, वहां पे आपको डिफरेंसेस आएंगे। और जहां पे बिल ले रहे हैं, तो अगर आपने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा और उन्होंने आपको अगर आइटम वाइज बिल दिया हुआ है कि मैं ये आइटम का ये पैसा लूंगा, उसमें जीएसटी में उनको सुधार करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जीएसटी की चोरी में आ जाता है और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जब आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसका बिल लेना और बिल देना दोनों अनिवार्य है। बिल लेना आपके हित में और बिल देने से जीएसटी की जो चोरी है वो रुकती है। तो आप यदि कोई शिकायत करना चाहते हैं तो ना सिर्फ हेल्पलाइन अवेलेबल है, बल्कि नियरेस्ट जो आपका जीएसटी सेवा केंद्र है या जीएसटी कार्यालय है, उसमें जाकर भी आप रिटर्न एक शिकायत दे सकते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करके टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस पे एक्शन लेगा। प्रशांत जी, इसका कोई पोर्टल भी है क्या जिससे वो जान सकते हो? जी, जीएसटी पोर्टल पे भी आप जाकर के लॉग इन कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पे लॉग इन किए बिना भी आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। जी, अच्छी बात है। और शिमला से राकेश हमारे साथ इस वक्त है। राकेश, आपका सवाल क्या है? जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कि हम मोबाइल और टीवी का रिचार्ज करते हैं या अपना भी डालते हैं, तो हमें उसमें कितना जीएसटी अदा करना पड़ता है और कितना इसमें जीएसटी हमें देना पड़ता है मोबाइल और टीवी के रिचार्ज के बारे में? जी अमन जी, देखिए जी, मेरे को ये तो आइडिया नहीं है कि कितना जीएसटी आपको मोबाइल के रिचार्ज में देना पड़ता है, पर उसके अंदर दरों में कोई चेंज नहीं आया है। जो जीएसटी पहले था वही जीएसटी अभी भी है, तो मोबाइल रिचार्ज के दरों में कोई फर्क नहीं आया। जरूर ये है कि क्योंकि कंपनियां अब मोबाइल की जो सर्विसेज देती थी वो कम हो गई हैं थोड़ी पहले से, तो इस वजह से जो दाम है पिछले 1-2 सालों में बढ़ गए हैं। वो कंपटीशन कम होने की वजह से बढ़े हैं, उसका कोई लेना जीएसटी से नहीं है। अलग है वो, बिल्कुल अलग है। प्रशांत जी, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमई को काफी फोकस किया जा रहा है और ये भी कयास लगाएगा कि अब जो जीएसटी के 2 नए स्लैब आए, इनसे काफी लाभ मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि इससे हमारे एमएसएमई और हमारे जो नए बिजनेस स्टार्टअप्स इनको काफी लाभ मिलेगा। किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया, एक तो रजिस्ट्रेशन वाले जो हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं, इसके अलावा जो हमारी एमएसएमई और अपकमिंग स्टार्टअप इंडस्ट्री है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो फोकस है वो निर्यात के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर है खासकर। तो एक्सपोर्टर्स जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनकी जो पूंजी ब्लॉक हो जाती है, उसको रिफंड, जो जीएसटी वो जो पे करते हैं उसको रिफंड करने का प्रावधान है। तो चूंकि रिफंड के अंदर जो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसकी पूंजी काफी 18 से 20% तक लगभग जो है उनकी पूंजी ब्लॉक हो जाती है। तो उसको हम त्वरित रूप से देने के लिए हमने जीएसटी काउंसिल ने सिफारिश की है और उसमें हम जो रिफंड है उसको प्रोविजनल माध्यम से हम 7 दिन के अंदर दे देंगे। ये जो रिफंड है वो डेटा एनालिसिस के आधार पर किया जाएगा, यानी कि ऐसे टैक्स पेयर जो कि कंप्लायंट है, जेन्युइन है, जिनकी रिटर्न फाइलिंग बिल्कुल आसान है, हाँ जी, वेरिफिकेशन जो कंप्लीटली ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद में हम त्वरित रूप से इसका रिफंड का लाभ दे देंगे। तो ऐसा करने से जो पूंजी ब्लॉक है वो कम होगी और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव बनेगा। तो दूसरा एक और, जैसे जो हमारे ऐसे निर्यात क्षेत्र हैं जहां पर टेक्सटाइल आदि थे, जहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, जहां पर इनपुट जो हमारा माल है, कच्चे माल की कीमत पर जो टैक्स था वो ज्यादा था और आउटपुट टैक्स कम था, तो उसमें भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी जो रिफंड है उसको भी हम 7 दिन में देने का जीएसटी काउंसिल ने सिफारिश की है। और रायबरेली से हमारे नियमित श्रोता है रमाशंकर वाजपेयी, जिन्होंने हमें कॉल किया। रमाशंकर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए आपका। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था क्या जीएसटी में जो वर्तमान में कटौती हुई है, ये क्या मतलब निश्चित है प्रक्रिया चलने वाली, या बीच में कुछ इसको
फिर बदला जा सकता है, घटाया बढ़ाया। बिल्कुल, आपकी शंका का समाधान हमारे यहाँ अमन जी हैं, वो करेंगे। देखिए जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक ऐसी कटौती की गई है जो अगली काउंसिल में फिर डिसाइड की जाएगी। पर जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों से जीएसटी काउंसिल का और रुख चल रहा है, और क्योंकि अब ये 4 के दर से 2 प्रणाली के दर पे आई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा बड़े बड़े देशों में भी देखा गया है, तो वहां पे 1 या 2 जीएसटी का दर रहता है। मेरे विचार में ये साफ दिखाता है कि भारत सरकार ये चाहती है कि किस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी आरामदायक रही जा सके, टैक्स के भरोसे वो ना चले, बट कंजम्पशन बढ़ा के इकोनॉमी को चलाए, जीडीपी ग्रोथ रेट कंजम्पशन से बढ़ाए, टैक्स कलेक्शन से ना बढ़ाए। और इस वजह से जो है आगे भी चल के मेरे को लगता है इन चीजों में, काफी चीजों में जहां जहां देखेगी कि ये चीजें एक आम है। जैसे मैं आपको बताऊं, टेलीविजन के माध्यम में 32 इंच का टेलीविजन से कम जो होता था वो 18% के दायरे में आता था, बाकी सारे 28% के दायरे में आते थे। बट अब क्योंकि एक मध्यम वर्ग की फैमिली भी बड़े बड़े टेलीविजन लेती है, और टेलीविजन एक सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं, एजुकेशन का भी माध्यम बन गया है। सरकार ने एजुकेशन क्लासेस चलाती है, उसके ऊपर बच्चों को पढ़ने का सुविधा मिलती है, तो इसलिए उसको उठा के 18% कर दिया गया। और मेरे को लगता है कि ये जो कुछ चीजें हैं जो एक बढ़ोतरी की, आम आदमी के बढ़ोतरी की बातें करती हैं, उनके हेल्थ केयर के, देखिए हेल्थ की जितनी भी फूड आइटम्स हैं सबको 5% या 0% में ले आए हैं। तो इस तरीके से जो चीजें हैं, मेरे विचार में भारत सरकार आगे भी चल के इनको कम करेगी, और मेरे को लगता नहीं है कि रिवर्स गियर इसमें लगेगा। हो सकता है 1-2 आइटम में जहां पे लगे सरकार को कि इसमें फायदा आम आदमी की जगह बड़े को हो रहा है। देखिए अब सिन आइटम्स ही देखिए, सिन आइटम में ज्यादातर चीजों में 40% कर दिया गया, बट बीड़ी जो एक आम आदमी की चीज होती है उस पे 28 से प्लस से जो 40 बैठता था उससे 18% कर दिया गया। तो सरकार का मानना यह है कि कितना हम कम करके आम आदमी को राहत दे सके, और यही इसी चीज के लिए सरकार बनती भी है। सरकार का काम भी यही है कि वो आम आदमी को जितनी राहत दे सके, मिठाई बांट के नहीं, उसकी क्षमता के हिसाब से। अमन, हमारे यहाँ पर कई ऐसे छोटे मोटे कारोबार होते हैं जो बहुत छोटे पैमाने पर किए जाते हैं, खासतौर पर जैसे हम हस्तशिल्प की बात करते हैं, शिल्प की बात करते हैं, जो हमारे राजनीति मिस्त्री होते हैं उनका काम ले लें, या चमड़े से जुड़े हुए काम के लोग होते हैं, शिक्षा की बात होती है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को एक छोटे स्तर पर लेकिन बूस्ट जरूर देते हैं। वो कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए पहली बात तो जो छोटे स्तर के लोग काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल में अगर हम देखें तो 2500 रुपए से कम की जो चीजें हैं उनके ऊपर सीधा 5% कर दिया। सिमिलरली हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनती हुई चीजें, हस्त से बनती हुई हैं, स्टैचू बनाते हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर बनाते हैं, वो 12% के दायरे में थे, उनको 5% के दायरे में लेके आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके कम करना चाहते हैं, यानी कि सारी चीजें। लकड़ी से सामान जो बनता था उसमें भी 12% से 5%, फर्नीचर जो बनता था उसमें कम किया गया। तो मेरे विचार में कोई भी चीज जो एक आम आदमी को जुड़ते हुए लेके जा रही है उसमें सभी में कम किया है। और मेरे विचार में हमें अभी अगले 6 महीने में भी जो काउंसिल की मीटिंग्स होंगी उसमें देखने को मिलेगा कि और चीजों में कमती होती नजर आएगी। प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, जैसा कि हम हस्तशिल्प की बात करते हैं, करगा उद्योग की बात करते हैं, एसएचजीज की बात करते हैं, ऐसे उद्योग जो कि छोटे शहरों में रहकर आजकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना व्यापार करते हैं, उन्हें बड़ी समस्या आती थी कि उन्हें हर राज्य में एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था अपने माल को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी हाल ही में जो जीएसटी परिषद ने सिफारिश की है उसके माध्यम से इस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को बहुत सरलीकृत किया जाएगा, और उस ऐसे व्यापारी जो कि बहुत छोटा उद्योग करते हैं उनको इस अलग अलग राज्यों में लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन को सरलीकृत करके उन्हें बहुत लाभ होगा। दूसरा, ऐसे जो हमारे व्यापार है, हमारा हस्तशिल्प राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, हर जगह का अपना एक सिल्क है, कोई कॉटन है, वो बहुत एक्सपोर्ट होता है। तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका जब वो सेल करते हैं फॉरेन में, उनका आइटम प्राइस बहुत कम होता है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए तक के आइटम वो बेचते हैं। तो उससे मिलने वाला जो उनको रिफंड है वो अभी तक जो था ब्लॉक्ड हुआ करता था। तो जीएसटी परिषद ने सिफारिश की है और जीएसटी कानून में बदलाव करके उस रिफंड को अब छोटे उद्योगों को दिया जाएगा। इससे हमारे एसएचजी, हथकरघा उद्योग आदि जो एक्सपोर्टर्स हैं, छोटे लो वैल्यू एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बड़ा फायदा होगा। इसी से जुड़ी एक सवाल मेरा अपना मुझे समझ में आ रहा है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जब से ये सुधार किए गए जीएसटी के, तब से लेकर अभी तक बिक्री काफी सामान की बढ़ गई है, लगातार बढ़ोतरी उसमें होते हुए दिख रही है। तो जो एक सोच लेकर के बदलाव किए गए, आपको लगता है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं?
जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि सर ने जैसे पहला कहा था कि हर इंसान का एक बजट होता है जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो आज जो सामान मैं 1,000 रुपए लेकर के अगर मार्केट में निकलता हूं तो उसके बदले मेरे को रेट कम होने की वजह से मैं वही सामान थोड़ा ज्यादा खरीद सकता हूं। छोटी छोटी जो हमारी खुशियां हैं कि हमारे बच्चों को स्टेशनरी सस्ती मिले, हमें खाने का सामान सस्ता मिले, तो वो मेरा पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है टैक्स कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली मेरे को सामान ज्यादा मिलेगा। तो एक अच्छी दिशा में कदम है जी। और दिल्ली से हमारे एक और श्रोता है संजय। संजय जी, सवाल क्या है आपका? हेलो जी संजय जी, सवाल पूछिए आपका। जी नमस्कार सर, मैं संजय बख्शी नथुपुरा बुराड़ी दिल्ली से बोल रहा हूँ। स्वागत। मेरा प्रश्न ये है कि छोटी गाड़ियों पे जो है 10% की छूट ज्यादा है और बड़ी गाड़ियों पे नहीं है 10% की छूट, तो मतलब ये कटौती छोटी बड़ी गाड़ियों में क्यों इतनी कटौती हुई है? जी अमन जी। देखिए जी, पहली बात तो जो गाड़ियों का विस्तरण किया गया है वो सीसी से किया गया है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो तो 350 सीसी और गाड़ी हो तो 1250 सीसी। पहली चीज ये समझना जरूरी है। दूसरी चीज जो है, जो राहत दी गई है वो आम आदमी को दी गई है, और ये नहीं कह सकते बड़ी गाड़ियों पे नहीं, बिकॉज बड़ी गाड़ियों पे भी पहले भी 40% लग के उसमें सेस भी लगता था 3% का, तो वो 43% में आती थी। इस समय जो है वो बड़ी गाड़ियां भी 40% पे है। तो जो बड़ी से बड़ी जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां आती थी उनमें भी उनको 3% का रिलीफ मिल रहा है जो नए प्रणाली आई है। तो ये नहीं कह सकते कि उनको भी रिलीफ नहीं मिला है, पर यह देखना जरूरी है कि देखिए, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, जो अर्थशास्त्र होता है, कि 1 रुपए का जो मूल्य है वो एक जिसके पास 100 रुपए है उसके बहुत ज्यादा है, और जिसके पास 10 लाख रुपए हैं उसके लिए 1 रुपए का मूल्य बहुत कम है। तो इस मूल्य के हिसाब से जो सरकार ने नीति बनाई है जीएसटी के आधार, मेरे विचार में बहुत ही उचित नीति बनाई गई है। अमन जी, ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी काफी सारी चीजों में जीएसटी कम किया गया है, तो क्या इनका असर किसी ऊर्जा के क्षेत्र में पड़ेगा जिससे आम जनता को कोई फर्क पड़ता हो? देखिए जी, ऊर्जा के क्षेत्र में डायरेक्टली देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे तो कोई टैक्स नहीं है जी। पर जैसे हम सोलर पैनल वगैरह लगवाते हैं तो उन पे कई बार जीएसटी लगता है। तो आप देखेंगे सरकार का रुख लग रहा है कि सोलर को माध्यम बनाया जाए, घरों में सोलर लगाया जाए, बिजली की प्रोडक्शन हो हर एक घर के अंदर, ताकि जो बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी है सरकार की जो देती है उस पर कम हो, तो वो उसमें रिलीफ उनको वहां पे इमीडिएटली मिलेगा। इस बीच मध्य प्रदेश से एक और श्रोता रशीद है। रशीद जी, जल्दी से आपका सवाल पूछिए। जी, मैं मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान। सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है सर कि पनीर, दूध, ब्रेड, छेना सब पे जीएसटी कम हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका फायदा अभी मिल नहीं रहा सर, उसी रेट से मिल रहा है, पुरानी रेट से मिल रहा है, कब से लागू होगा? देखिए जी, देखिए समझना जरूरी है कि जो खुला हुआ दूध होता था उस पे पहले भी 0% था, तो अभी भी 0% है। जो पैक्ड दूध होता था, हाई टेम्परेचर पैक्ड होता था, या छेना या पनीर जो प्री पैक्ड आता था, वो 5% से 0% में चला गया है। इसी कैसे ज्यादातर चीजों में, खाने के पदार्थों में 0 था, तो फर्क कैसे आएगा? दूसरा ये देखना जरूरी है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या ऑनलाइन आप खरीदते हैं, तो वहां पे आपको फर्क जहां पे था वहां पे देखने को मिलेगा, और जहां पे नहीं था वहां पे कैसे फर्क पता चल सकता है? जी, और फिलहाल घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा अपने श्रोताओं के सवालों लेने का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार। और आज की चर्चा हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के उपायुक्त प्रशांत शर्मा और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर अमन अग्रवाल, आप दोनों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो श्रोताओं, एक और नई मुलाकात की वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। आप बने रहें आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर। फिर मिलेंगे। नमस्कार।